लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुंजियोंग उसकी मैटरनिटी लीव के बारे में सोच रही थी। फिर अगले दिन जब सोकर उठती है तो उसके पैरों में दर्द हो रहा था। नाश्ते के टाइम देखती है कि उसके हस्बैंड के हॉस्पिटल की नर्स ने बेबी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए थे। तब उसका हस्बैंड उसकी छुट्टी के बारे में पूछता है कि तुमने बॉस से बात की। तो इससे उनकी थोड़ी बहस हो जाती है और उसका मूड खराब हो जाता है। वहाँ सांगी जब ऑफिस आता है तो इंटर्न्स ने उन्हें इतने अच्छे से सब कुछ सिखाने के लिए गिफ्ट में इंक पेन दिया था। इससे वो बहुत खुश आता है। फिर लंच टाइम पे मुंजियोंग सबसे मैटरनिटी लीव के बारे में डिस्कस करती है। बताती है कि बॉस ने मना कर दिया है। तभी वो सांगी के पास पेन देखती है, पूछती है कि किसने दिया। तो सांगी को पता चलता है कि इंटर्न्स ने सिर्फ उसको ही गिफ्ट दिया है, उन सबको नहीं। इसलिए वो किसी को नहीं बताता। बाद में कांगजी अपनी बॉस से मैटरनिटी लीव के बारे में पूछती है, लेकिन उनका कहना था कि उनकी कंपनी छोटी है, इसलिए ऐसी छुट्टी देना मुश्किल है। फिर मुंजियों को देखते हैं, उसे एक नया केस मिलता है। ये एक रेस्टोरेंट ओनर के बारे में है जिसने जियोंग नाम के एक लड़के को काम पे रखा था, लेकिन बाद में जियोंग ने उसकी रेसिपी चुरा ली और अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। इससे उसके रेस्टोरेंट की सेल आधी हो गई। तो मुंजियोंग कांगजी को वहाँ खाने पे ले जाती है और फिर जब जियोंग के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का खाना भी सेम था। ऊपर से रेस्टोरेंट का नाम, इंटीरियर, कलर सब कुछ सेम था। उन्हें डाउट हो रहा था कि पता नहीं रेसिपी चोरी के मामले में शायद ही कोई जीतता हो। इसके बाद अगले दिन मुंजियोंग अलग अलग रेस्टोरेंट जाकर बहुत सी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेती है। नेक्स्ट कोर्ट में इस केस में मुंजियोंग बताती है कि रेस्टोरेंट ओनर ने उस कमरे पर ताला लगाया था जहाँ पर सॉस बनता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टाफ को वहाँ जाने की परमिशन रहती है और जियोंग उसी स्टाफ में से था। और जब से उसने अपनी शॉप खोली है तब से उस ओनर की सेल्स आधी हो गई है। दूसरी तरफ यूंगमिन को फिर डोंगसू के बारे में पता चलता है, वही क्लब मैनेजर के, कि उसे सजा नहीं हुई है और वो फिर किसी केस में जुड़ गया है। अब इन दोनों के बीच क्या था ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन ह्यूमिन उस विक्टिम से मिलने जाती है। वो एक बारबेक्यू शॉप का ओनर था और डोंगसू ने उसके बिजनेस में 100 मिलियन का इन्वेस्ट किया था और एग्रीमेंट में ये लिखा था कि हर महीने वो उसे 4 मिलियन का प्रॉफिट देगा। ओनर उसे पिछले 5 साल से हर महीने 4 मिलियन देता आ रहा था, भले ही उसे लॉस हुआ हो, लेकिन अब देने से मना कर रहा था। तो डोंगसू उस पर केस कर रहा था और उससे 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहा था। वहाँ सांगी की बॉस उसे एडवाइस देती है कि उसे टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसे डॉक्टरेट की डिग्री लेनी चाहिए। वो उसे एक यूनिवर्सिटी एडमिशन का ब्रोशर देती है कि अगर तुम चाहो तो सोच सकते हो। वो भी मान जाता है। उधर यूंगमिन डोंगसू से मिलती है और उसे केस ना करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। तो यूंगमिन जोइन के पास जाती है उससे हेल्प मांगने। वो कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से लोन कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरेस्ट लिमिटेशन एक्ट में साल का 20% इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन जोंगसू को 4 महीने इंटरेस्ट मिला, वो भी 1 महीने का। तो उस हिसाब से उसे उसका इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा बहुत पहले ही मिल चुका है। अब वो विक्टिम का पैसा खा रहा है। वो केस नहीं कर सकता, लेकिन उस पर केस किया जा सकता है। ये जानने के बाद तो यूंगमिन जून से बहुत इंप्रेस होती है और उसे बहुत खुश होती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, क्योंकि इससे उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। फिर नेक्स्ट कोर्ट में मुंजियोंग के केस की सुनवाई चल रही थी। तो ओपोनेंट लॉयर का कहना था कि ओनर ने सॉस के पेटेंट की रिक्वेस्ट की थी, पर पेटेंट नहीं हुआ, इसलिए रेसिपी कोई भी यूज कर सकता है। इससे मुंजियोंग अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई ठोस फैक्ट नहीं था। तो जून से हेल्प लेती है। वो सब कुछ देखने के बाद बताता है कि उन्होंने रेसिपी ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का लुक और फील भी चुराया है। इससे वो समझ आती है कि उसे अब क्या करना है। वो रेस्टोरेंट ओनर से मिलती है, इंटीरियर डिजाइनर के बारे में पूछती है। पता चलता है कि उसे भी उसी लड़के जियोंग ने काम पर रखा था। तो मुंजियोंग डिजाइनर का कॉन्टेक्ट ले लेती है। वहाँ ऑफिस में लिफ्ट में कांगजी सांगी से मिलती है। उसके हाथ में यूनिवर्सिटी का ब्रोशर दिख लेती है। तब वो उसे डॉक्टरेट की डिग्री के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि वो इसे करना चाहता है। नेक्स्ट फिर से केस की सुनवाई में मुंजियोंग कोर्ट में उस रेस्टोरेंट का खाना, स्टाफ की यूनिफॉर्म, उनका इंटीरियर दिखाती है। फिर एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें जियोंग ने रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिजाइनर को भेजा था। उसमें असली स्टोर की फोटोज थी। वो चाहता था कि उसका रेस्टोरेंट असली स्टोर के ब्रांच जैसा दिखे और उससे ये साबित हो रहा था। तो मतलब अगर जियोंग का रेस्टोरेंट सेम वैसा नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। उसने अपने रेस्टोरेंट को असली वाले की ब्रांच बताने की कोशिश की तो उसे नुकसान भरना पड़ेगा। इससे इस बार ये मामला मुंजियोंग के फेवर में आ जाता है। वहीं सांगी अपने पुराने प्रोफेसर से मिलता है और डॉक्टरेट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करता है। वो सोच रहा था कि वो रात को क्लासेस ले ताकि अपना काम कर सके, लेकिन प्रोफेसर का कहना था कि वो प्रोफेसर की जॉब फुल टाइम स्टूडेंट के लिए ही निकालते हैं। इसके बाद सांगी अपनी माँ से मिलने जाता है तो पता चलता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके घर जाता है। उन्हें चेक कराने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है कि जरूरत नहीं है। वहीं जियोंग केस हार गया था, इसलिए उसका रेस्टोरेंट बंद हो रहा था। तब वो रेस्टोरेंट ओनर मुंजियोंग को थैंक्स करती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अपने रेस्टोरेंट में एक टेबल खाली रखूंगी। इसके बाद मुंजियोंग घर जाती है तो दरवाजे पर नए जूते देखती है। उसके हस्बैंड ने देखा था कि उसके पैर सूज गए हैं, तो उसने उसके लिए बड़े साइज के जूते खरीदे थे। वो इमोशनल हो जाती है और माफी मांगती है कि सुबह सुबह वो उस पर नाराज हो गई थी। कहती है कि वो मैटरनिटी लीव के बारे में कुछ टाइम बाद सोचेगी, क्योंकि अभी उसे अपना काम करना है। उसे सुनवाई में जाना बहुत पसंद है। बात का तो वो कुछ कह ही नहीं सकती। इसमें उसका हस्बैंड उसके हर डिसीजन में उसकी सपोर्ट में था। वहीं यूंगमिन फिर से डोंगसू से मिलती है और उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सब अच्छे से समझाती है, जो जो जियो ने बताया था। फिर कह देती है कि अगर तुम मेरा सामना नहीं करना चाहते तो आगे से ऐसा काम मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे रास्ते पे आती रहूंगी। इस बीच सांगी को देखते हैं, वो पैसे बचाने के लिए एक नया बैंक अकाउंट खोलता है। वहीं चांग को अब तक उस औरत के लिए बुरा लग रहा था, वो जेल में चली गई थी। तब यूंगमिन उसके बॉस के पास एक केस लेकर आती है जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का था। एक बच्चा दूसरे बच्चे को चाकू से डरा रहा था तो दूसरे ने चाकू लेकर उसे ही मार दिया
और ये केस स्कॉलरशिप स्टूडेंट का था और यूमिन बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम करती है, इसलिए अब केस चांग को मिलता है। तो फिर वो इसे अपने दोस्तों को भी बताता है कि उस बच्चे के बुली होने और फिर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने की रिपोर्ट्स है। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे कम सजा मिले। तब जून कहता है कि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पर बेगुनाह होने का दावा कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत टाइम से बुली किया जा रहा था। इससे बचने के लिए उसने स्कूल भी बदल दिया। लेकिन चांग ये कहता है कि उसे बस सजा कम करवानी है। सब चौंक जाते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि वो स्कैम वाले केस में उस औरत को सजा हो गई और 10 मिलियन वॉन का जुर्माना लग गया। उसे बेगुनाह साबित करना छोड़कर अगर उसने सजा कम करने पे फोकस किया होता तो उसे इतना बड़ा फाइन नहीं लगता। तो अब वो फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। बाद में उसके डैड उसे मिलने बुलाते हैं और फिर अपने कंपनी में जॉब करने के लिए कहते हैं। फिर वापस ऑफिस आकर जब वो अकेला बैठा हुआ था तो ह्यूमन से पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, और बात करने के लिए बैठ जाती है। तब बातों बातों में उसके लॉ स्कूल में जाने की बात आती है। चांग उससे पूछता है फिर आप बिजनेस में कैसे आ गई। वो बताती है कि वो शुरू में वकील बनना चाहती थी, लेकिन दूसरी जॉब करनी पड़ी। वो वकील इसलिए बनना चाहती थी ताकि बहुत सारा पैसा कमाए और दूसरों की हेल्प करे, जो कि आखिरकार उसने इस काम से कर लिया। बाद में चांग अपने केस की फाइलें जून के पास दिखाने ले जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि इससे उस बच्चे की सजा कम हो सकती है। फिर वो उसी बच्चे से मिलता है, पूछता है कि क्या उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन वो मना करता है कि उसे पछतावा नहीं है और वो कम सजा पाने के लिए पछतावा होने का दिखावा नहीं करेगा। अगले दिन मंजियों को देखते हैं, उसे अचानक से पेट में दर्द होने लग जाता है। फिर चांग को देखते हैं, इस केस के साथ साथ उसे एक दूसरा केस मिल जाता है, वो भी स्कूल में बुली करने वाले बच्चे के डिफेंस का। इसलिए वो बॉस से यही कहता है कि एक ही टाइम पे ये दोनों केस लेना ठीक नहीं है, क्योंकि एक में बुली होने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ मारने वाले का केस ले रहा है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन उसका बॉस कहता है कि वो बस एक लॉयर है, अपनी मर्जी से केस नहीं चुन सकता। इसके बाद चांग उस बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वो ये सोच रहा था कि क्या ये उसका आखिरी केस हो सकता है, तो क्या उसे अपने डैड के ऑफर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। फिलहाल वो बच्चा चांग के समझाने के बाद समझ गया था, इसलिए एडमिट करता है कि उसने गलत किया, लेकिन उसने वो कदम सेल्फ डिफेंस के लिए उठाया था। उसे उसका पछतावा है और जिसे चाकू मारा था वो फिलहाल ठीक है। और ऑफिसर कहता है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसने गिरे हुए चाकू से मारा, सेल्फ डिफेंस नहीं किया। तब चांग क्लियर करता है कि अगर वो नहीं मारता तो सामने वाला फिर से चाकू उठाकर उसे मारने की कोशिश करता। इस बीच मुंजियोंग हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। डॉक्टर्स के हस्बैंड को बताते हैं कि यूटेरस के बढ़ने की वजह से पेट टाइट हो जाता है, अगर ऐसा फिर हो तो इन्हें रेस्ट करना होगा और 20 मिनट से ज़्यादा टाइम तक पेट ऐसे टाइट रहे तो हॉस्पिटल आना होगा। लेकिन अभी के लिए वो घर जा सकती है, पर उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना, और बेबी अभी एकदम ठीक है। फिर हमें ऑफिस में सब पार्टनर्स को दिखाया जाता है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स से निपटने के लिए डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट कांगजी की बॉस मिस कांग को देखते हैं, वो अपने केस के लिए कोर्ट जाती है, तो वहाँ चांग के बॉस मिस्टर सियोंग को देखकर चौंक जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही केस के दोनों अलग अलग साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जज सुनवाई पोस्टपोन कर देती है कि वो दोनों आपस में बात करके सेटल कर ले, क्योंकि एक ही फर्म दोनों साइड नहीं संभाल सकती। बस फिर क्या था, दोनों इस बात पर बहस करते हैं कि किसे केस छोड़ना चाहिए। फिर चांग को देखते हैं, वो दूसरे केस का लड़का जिसने किसी बच्चे को मारा था, वो अपने डैड के साथ उसके पास आया था और उसका कहना था कि उसने मारा नहीं, बस मजाक किया। लेकिन चोट के निशान से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका डैड तो चांग को ज्यादा पैसे देने की बात कर रहा था। बाद में सारे दोस्त लंच के लिए मिलते हैं, तब मुंजियोंग तो आई नहीं थी, इसलिए सब कहने लगते हैं कि जरूरत पड़ी तो वो उसकी हियरिंग अटेंड कर लेंगे। तब कांगजी सबको चांग और उसके बॉस के केस के बारे में बताती है, और ये भी कि ये जानने के बाद दोनों के क्लाइंट्स का उन पर से भरोसा उठ गया और उन्होंने उन्हें केस से हटा दिया। चांग परेशान लग रहा था, तो जाते हुए सांगी उससे पूछता है, तब वो उसे अपने नए केस के बारे में बता देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंजियोंग काम पर वापस जाती है, तब अपने कलीग के कंप्यूटर पर एक नए लॉयर की जॉब का ऐड देख लेती है। मतलब बॉस उसके बदले किसी नए को ढूंढ रहा था, तो उससे इस बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो ऐसे ही तैयारी कर रहा है, क्या पता जरूरत पड़ जाए, पर वो कहती है कि उसे अभी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो वो बता देगी, इसलिए तब तक किसी नए लॉयर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। चांग भी अपने नए केस के लिए उस लड़के के साथ फिर उसी पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वो सरप्राइज होता है कि इस बार ये दूसरे साइड से है, पर क्या करे, चांग की भी मजबूरी थी। फिर जब वापस ऑफिस आता है तो पुराने केस का लड़का उससे मिलने आता है। उसे डर था कि कहीं उसे जेल हो जाएगी, वो जेल नहीं जाना चाहता था। वहीं युंगमिन अभी मैनेजिंग पार्टनर से मिलती है, उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स के लिए एक स्ट्रक्चर देती है। वो लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए कंप्लेन करते हैं, कि जैसे कि 2 लोगों को एक ही केस मिल गया था, तो उन दोनों के हाथ से वो केस निकल गया, अगर आगे ऐसा फिर हुआ तो वो क्या करेंगे। तो ह्यूंगमिन उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने खुद इस मर्ज का फैसला किया था, इसलिए वो कुछ नहीं कह सकती। उधर मुंजियोंग अपनी एक फ्रेंड से मिलती है जो कि एक लॉयर होने के साथ साथ माँ भी है। वो उससे ये जानना चाहती थी कि वो बच्चों के साथ साथ काम कैसे संभालती है। उसकी दोस्त एक कंपनी में इन हाउस काम करती थी, उसे बताती है कि यहाँ काम करना किसी फर्म में काम करने से ज्यादा आसान और अच्छा है। नेक्स्ट चांग को कोर्ट में देखते हैं, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उस बच्चे ने जो भी किया सेल्फ डिफेंस के लिए किया। उससे सवाल जवाब करता है, उसके ट्रांसफर होने के बारे में पूछता है। इस बार ये केस चांग के साइड में आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि प्रोसिक्यूटर प्रोबेशन के लिए कहता है, मतलब कि उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांगजी के पास नए क्लाइंट्स आते हैं। वो 2 बहनें थी, उनके डैड की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। उनके पेरेंट्स का 20 साल पहले डिवोर्स हो गया था, तब से उनकी कोई खबर नहीं थी। अब जब उन्होंने फैमिली रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट किया तो पता चला कि उनकी नई शादी से उन्हें एक बेटा भी है। उनकी उस दूसरी वाइफ की भी मौत हो गई है और विरासत के नाम पर वो इनके और अपने बेटे के लिए बहुत सारा कर्ज छोड़कर चले गए हैं। तो कांगजू ने कहती है कि वो इस विरासत को छोड़ सकती हैं, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि फिर सारा कर्ज उस छोटे लड़के को मिल जाएगा। वहीं चांग अपने केस के फैसले का इंतजार कर रहा था और उसे इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो फैसले सुनने के लिए कोर्ट पहुंच जाता है।
जज कहती है कि वो इसे सेल्फ डिफेंस नहीं मानती, लेकिन फिर भी उसे प्रोविजन मिलता है, उस बच्चे को जेल नहीं जाना पड़ता। इससे चांग बहुत खुश हो जाता है और सांगली को खाने पर ले जाता है। तो वो वही बात करता है कि प्रोसिक्यूटर ने एक अटेम्प्ट मर्डर के केस में प्रोविजन की एडवाइस दी। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, सब उनकी वजह से हुआ। तो वो सोच रहा था कि प्रोसिक्यूटर होना भी सही है। इसलिए जब वापस ऑफिस आता है तो यही सोचता है कि एक प्रोसिक्यूटर केस की दिशा बदल सकता है। अगर वो प्रोसिक्यूटर होता तो सॉल्व की सजा कम कर सकता था। इसीलिए वो प्रोसिक्यूटर रिक्रूटमेंट फॉर्म देने लगता है। अगले दिन ज्यूइन को दिखाया जाता है उसके पास शिन नाम की एक नई क्लाइंट आती है। उसका हस्बैंड एक इंश्योरेंस एजेंट था। उस कंपनी का ये रूल था कि अगर एक भी एम्प्लॉय अपना दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो पूरी टीम घर नहीं जा पाएगी। ऐसे में घर जाने के लिए उन्हें अपने नाम से पॉलिसी लेनी पड़ेगी और अक्सर उसकी वजह से ये टीम को रुकना पड़ता था। कले के ताने और कंपनी के प्रेशर में आकर उसे सुसाइड कर लिया और अब उसकी वाइफ शिन कंपनी पर केस करना चाहती है कि तभी जूइन का बॉस उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। उसे ये केस ना लेने के लिए कहता है क्योंकि उससे पहले ही उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से केस ले लिया है। वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। जूइन को ये ठीक नहीं लगता। वो अपने बॉस से बात भी करता है पर वो नहीं सुनता क्योंकि उसे पैसों से मतलब था। वहीं कांगजी अपने केस के लिए उस बच्चे से मिलने चाहती है। उसे बच्चे की चिंता थी कि उसे अकेले सब कर्ज उठाना पड़ेगा, इसलिए उस लड़के और उसके रिलेटिव्स को केस में शामिल करने की सोचती है। लेकिन उसकी बॉस मना कर देती कि हम उनके लॉयर थोड़ी हैं और उनके लिए वो इतना ना सोचे, बस अपना काम करे। बाद में वो जूइन से मिलती है, उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, तब वो भी उसे अपने केस के बारे में बताता है। अगले दिन जूइन उस इंश्योरेंस कंपनी जाता है और एम्प्लॉय से बात करता है। उनका कहना था कि वो आदमी तो पहले से डिप्रेशन में था और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था। मतलब साफ है कि मैनेजर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें झूठ बोलना है। अब इसके बाद सुनवाई में जूइन कंपनी के डिफेंस में सब बातें अच्छे से रखता है और जज से क्लेम डिसमिस करने के लिए कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो गलत के साथ है। वहाँ कांगजी उन बहन से मिलती है, उन्हें बताती है कि अगर तुम दोनों अपनी विरासत छोड़ दोगे तो सारा कर्ज तुम्हारे छोटे भाई पे चला जाएगा। अगर वो भी छोड़ता है तो उन रिलेटिव्स को मिलेगा, इसलिए वो उस बच्चे से विरासत नहीं छुड़वाना चाहते। फिर उन्हें एक प्रोसीजर के बारे में बताती है जिसमें कि उनके डैड की छोड़ी हुई असेट्स की वैल्यू के बराबर ही वो लोन चुका सकते हैं। उससे ज्यादा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा और उन्हें परेशानी भी हो सकती है। पर अपने डैड के असेट्स से वो लोन चुका पाएंगी और भाई को भी परेशानी नहीं होगी। अब भले ही परेशानी झेलनी पड़े, इसके लिए वो मान जाती है क्योंकि उन्हें उस छोटे बच्चे की भी चिंता थी। इससे तो कांगजी भी खुश हो जाती है। फिर रात के टाइम घर जाते हुए जूइन को उस इंश्योरेंस कंपनी के एक एम्प्लॉय से कॉल आता है जिससे कि वो दिन में मिला था। वो उसे पॉलिसी लेने के लिए कहता है क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोग घर नहीं जा पा रहे थे। वो परेशान लग रहा था तो जूइन टाइम देता है, उसे डाउट होने लगता है, इसलिए पॉलिसी लेने के लिए मान जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी का केस जीत गया है, पर उसे इसकी खुशी नहीं थी क्योंकि उसके लिए ये कोई जीत नहीं थी। फिर अपने बॉस से मिलता है, इसके लिए उन्हें कांग्रेस करता है और ये दिखाता है कि ऐसे केस जीतने से उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। वहीं कांगजी अपने केस के बारे में अपनी बॉस को बताती है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होती बल्कि उसके लिए परेशान होती है। फिर कांगजी जूइन के पास जाती है, दोनों एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं और फिर सारे दोस्त डिनर पे मिलते हैं। दिन भर वो कितना ही परेशान हो, कितना ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन साथ में उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।